सुषमा ने अपने बेटे राकेश की शादी कुछ ही समय पहले की थी, लेकिन सुषमा गांव में रहती थी और सुषमा का बेटा राकेश शहर में। अब भले ही राकेश ने शहर की लड़की से शादी की हो, लेकिन वो कुछ समय तक अपनी पत्नी सीमा को गांव रखना चाहता था और उसे शादी के बाद अपनी माँ सुषमा के पास छोड़कर आता है। अरे बहू, अब तक तेरी सुबह की नींद पूरी नहीं हुई क्या? सुबह के 10 बज रहे हैं। पूरा गांव इस वक्त घर का काम करके खेतों में काम करने निकल पड़ा है। खाना पीना सब हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर चुके होते हैं, लेकिन तेरी तो अभी सुबह ही नहीं हुई। माँ जी, आपको पता है ना, मुझे इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे सुबह सुबह उठाने चली आई। बहू, आदत नहीं है तो तुझे आदत बनानी पड़ेगी। माँ जी देखो, मेरी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए और इतनी जल्दी मेरी आदत नहीं जाने वाली है। और मैंने तो कहा भी था मुझे गांव नहीं जाना, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ एक ही बात रटनी थी कि तुम्हें कुछ समय माँ के साथ रहना होगा। बहू, ये सब मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। सुबह उठकर काम धंधा करेगी, गांव की ताजी हवा लगेगी तो तेरी तबीयत भी ठीक रहेगी। हर वक्त तुझे बुखार या सिर में दर्द रहता है। माँ जी, अभी मुझे सोने दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। इतना बोलकर सीमा फिर से चादर तानकर सो जाती है। ये देखकर सुषमा घर के कामों में लग जाती है। तभी वहाँ विमला का आना होता है। अरे राम रे राम सुषमा, ये क्या कर रही है? बहू के होते हुए तुझे काम करना पड़ रहा है। अरे तो क्या करूँ, शहर की मॉडर्न लड़की है तो कहती है 10 बजे आप मुझे क्यों उठा रहे हो? अभी तो मेरी ठीक से सुबह भी नहीं हुई है। अब बता, 1-2 बजे उठकर क्या ही करेगी? तब तक क्या मैं घर को ऐसे ही बिखरा रहने दूंगी? अरे ये क्या बात हुई? तू सास है, उसे बोल सुबह उठकर काम करेगी। ऐसे काम नहीं चलता, समझी ना? अरे जाने दे, मैं ही घर का काम कर लिया करूंगी। अब मैं कितनी बार कहूँ, रोज रोज उसे उठाते हुए कहते हुए मैं तंग आ चुकी हूँ। देख सुषमा, अगर तूने अपनी बहू को अभी से ही सर पे चढ़ाया तो आगे वो तेरा कहना नहीं मानेगी और तेरे बेटे को भी वश में कर लेगी। और तू क्या कह रही है, शहर की लड़कियां काम नहीं करती? अरे वो सारा काम करती हैं, खाना भी बनाती हैं। तू कैसी बातें कर रही है? विमला तो सुषमा के कान भर के चली जाती है। अब देर शाम सीमा फोन पर बातें कर रही होती है। तभी सुषमा अपनी बहू के पास जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, बहुत देर से देख रही हूँ, फोन पर लगी हुई है। चल जाकर अब खाना बना ले। चूल्हे पर खाना बनाने में तुझे समय लगता है और खाना तो आज तू ही बनाएगी। लेकिन माँ जी, आपको तो पता है मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नहीं आता तो सीखना ही पड़ेगा। कब तक मैं अपने बूढ़े हाथों से खाना पीना और घर के काम करती रहूंगी? चल चल कर बताती हूँ, तू वैसा खाना बना लियो। सीमा अपनी सास की बात को काट नहीं पाती और वो फोन रखकर आंगन में आती है और चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। एक पल को तो वो आग से डर भी जाती है, लेकिन सुषमा उसे बता रही होती है कि खाना चूल्हे पर कैसे बनाना है। चूल्हे पर खाना बनाते हुए सीमा को बहुत गर्मी लगती है। हे प्रभु, गांव के लोगों में कितनी हिम्मत होती है जो इतनी गर्मी में भी चूल्हे पर खाना बना लेते हैं। मुझे तो लग रहा है मैं थोड़ी देर बाद चक्कर खाकर गिरने वाली हूँ। अरे बहू, तू ठीक तो है ना? इतने पसीने आ रहे हैं तुझे। चल कोई बात नहीं, इसी तरह तू काम करना भी सीखेगी। सुषमा इतना बोली रही होती है, तभी सीमा वहीं बैठी बैठी चक्कर खाकर गिर जाती है। ये देखकर सुषमा अपना सर पीट लेती है और जल्दी से पास रखे गिलास का पानी उसके मुंह पर डालती है और सीमा को होश आता है। बहू, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ था तुझे? अचानक तो बैठे बैठे गिर कैसे गई? माँ जी, मैंने आपको पहले ही मना किया था, मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है और ऊपर से इतनी गर्मी में आप मुझे चूल्हे पर खाना बनवा रही हैं, तो मेरी हालत तो ऐसी ही होनी थी ना। चक्कर आ गए थे मुझे। अरे रे रे, शहर की नाजुक लड़कियां, इनका क्या होगा गांव में? हे भगवान, तुझे मैं घर के काम धंधे कैसे सिखाऊं? माँ जी, तभी तो मैं कहती हूँ मुझसे नहीं होगा, लेकिन आप है कि मुझसे हर वक्त कहती है कि ये लेकर आ, वो लेकर आ। ऐसे ही समय बीत रहा था। गर्मी भी काफी थी और गांव की गर्मी सीमा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक रोज सीमा अपनी सास सुषमा से कहती है, माँ जी, इतनी गर्मी में लोग खेतों में कैसे काम कर लेते हैं? मैं तो एक जगह बैठ भी नहीं पा रही हूँ और ये पंखा तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, हवा ही नहीं दे रहा। गांव के लोगों को गर्मी झेलने की आदत होती है, तभी तो शहर से आए लोग 4 दिन में ही शहर लौट जाते हैं। और तुझे पता है, इतनी धूप में अभी लोग खेतों में काम भी कर रहे होंगे।
ये तो आप बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। हे प्रभु, मैं तो शादी करके पछता रही हूँ। एक तो गर्मी, ऊपर से गांव के रीति रिवाज, घूंघट करके मैं परेशान हूँ। सीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। गर्मी बढ़ती जा रही थी और गांव में उसे अभी और कुछ दिन रुकना था। घूंघट में उसे ढंग से सांस नहीं लिया जा रहा था। एक रोज आंगन में बैठी सीमा चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी सुषमा के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। विमला को देखकर जैसे ही सीमा घूंघट करती है, चूल्हे की आग उसके घूंघट में लग जाती है। अरे ये क्या हो गया? अरे अपनी गवार बहू को समझा दे, क्या हो गया है उसे? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? बता किस काम से आई है? उसे छोड़, वो अपना काम जैसे तैसे कर ही लेती है। अरे उसके काम की बात नहीं कर रही, उसके घूंघट में आग लग गई है। अरे जल्दी से पानी डाल। हे भगवान, हे प्रभु, बहू तुझे दिख नहीं रहा? तेरे घूंघट में आग लग गई है। आग आग माँ जी, जल्दी से आग बुझाइए, वरना ये आग मुझे भी जलाकर राख कर देगी। माँ जी जल्दी आइए, कुछ तो कीजिए। अब जैसे तैसे सुषमा और विमला सीमा के घूंघट में लगी आग को बुझाते हैं। लेकिन सीमा तो अब बहुत पछता रही थी कि आखिर वो गांव में आकर शादी करके पछता रही है। अब क्या किया जाए जो गांव से उसका पीछा छूटे। लेकिन वो गांव से जाती भी कैसे? उसकी सास उसे जाने ही नहीं देना चाहती थी। माँ जी, मुझे यहाँ रहते रहते 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब तो गांव के तौर तरीके सब कुछ सीख चुकी हूँ मैं। अब तो मुझे घर जाने दीजिए, मैं कुछ दिन मायके रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो तू नई नवेली है, इतनी जल्दी मायके जाने की सोच रही है? अरे हम लोग अपने समय में 6-6 महीने मायके नहीं जाते थे, कई बार तो साल बीत जाते थे अपने घर वालों को देखे हुए। तब की बात और थी माँ जी, अब की बात और है। और मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना, धूल मिट्टी मच्छरों के साथ रात में परेशान रहना, दिन में पूरे दिन अकेले बैठे रहना, मैं बोर हो जाती हूँ माँ जी, मैं नहीं रह सकती यहाँ। अरे रे बहू, तुझे यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का रहन सहन सब अपनाना होगा। माँ जी, 1 महीने से तो मैं यहाँ के तौर तरीके, खान पान सब अपना चुकी हूँ ना। अब तो मुझ पर रहम कीजिए और मुझे जाने दीजिए, वरना मैं सच में बीमार पड़ जाऊंगी। जब राकेश यहाँ आएगा तो तुझे खुद वहाँ लेकर जाएगा। मैं तो तुझे शहर लेकर जाऊंगी नहीं, तो थोड़े दिन और इंतजार कर ले। अरे माँ जी, आप समझती क्यों नहीं है? सुषमा अपनी बहू की एक नहीं सुनती और उसे मायके जाने के लिए मना कर देती है। अब सीमा भी बहुत परेशान हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो शादी करके पछता रही है। उसे गांव का कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। शहर में पली बड़ी सीमा अब गांव में आकर पछता रही थी। और बेचारी करती भी क्या, लव मैरिज करके वो अपने पति की बात मानकर अपने पति की माँ यानी अपनी सास के साथ गांव में रहने आई थी। लेकिन एक रोज सुबह सुबह जब सुषमा अपनी बहू को आवाज दे रही होती है तो सीमा कोई जवाब नहीं देती। जब सुषमा उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि सीमा वहाँ है ही नहीं। अरे ये सुबह सुबह कहाँ चली गई? इसे तो घर से निकलना भी पसंद नहीं है, फिर कहाँ चली गई है? तभी सुषमा के फोन पर उसके बेटे राकेश का फोन आता है और वो अपनी माँ से कहता है कि सीमा ट्रेन में बैठ चुकी है शहर आने के लिए। वो चिंता ना करे। सीमा परेशान होकर खुद ही घर से निकल जाती है अपने मायके के लिए, क्योंकि उसे शादी करके गांव में रहकर पछतावा हो रहा था और उसकी सास उसकी एक नहीं सुन रही थी, जिस वजह से उसे बिना बताए शहर के लिए निकलना पड़ा। ठंड का मौसम होता है। स्वाति की शादी रोहित नाम के लड़के से होती है और स्वाति अपने ससुराल के सारे काम बखूबी संभाल लेती है। स्वाति के बॉडी में आयरन की कमी की वजह से उसको बर्फ खाने की आदत होती है। ऐसे ही एक दिन स्वाति की सास सीमा बाजार से आती है और स्वाति को देखकर कहती है, बहू ये तू क्या खा रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो मुझे भूख लग रही थी तो बस। झूठ मत बोल, सच बता, तू बर्फ खा रही थी ना? इतनी ठंड में कोई बर्फ कैसे खा सकता है? हाँ माँ जी, मुझे बर्फ खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए बर्फ खा रही थी, लेकिन मैं बर्फ जानबूझकर नहीं खाती हूँ। अच्छा, तो कोई भूत बोलने आता है क्या तुझे? नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी बॉडी में आयरन की कमी है, इसलिए बर्फ खानी पड़ती है मुझे। तो दवाई क्यों नहीं लेती? बहू ये सब खाने की क्या जरूरत है? अगर तुझे मरने का ज्यादा शौक है तो मुझे बता। नहीं नहीं, मुझे मरना थोड़ी है। हाँ तो आगे से तू मुझे बर्फ खाती दिख मत जाइयो, समझी? अगर दिख गई तो तेरी वजह से फ्रिज बंद करवा दूंगी। अरे नहीं माँ जी,
मैं अब बर्फ नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर स्वाति बर्फ से भरा कटोरा साइड में रखकर वहाँ से चली जाती है और अपना काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरता जाता है और स्वाति को बर्फ खाने की क्रेविंग होती है और वो आसपास देखकर खुद से कहती है, बर्फ खाने का बहुत मन कर रहा है और माँ जी ने बर्फ खाने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन अगर मैं बिना किसी को बताए खा लेती हूँ तो किसी को इस बात के बारे में पता ही नहीं चलेगा। वैसे भी थोड़ा बर्फ खाने से क्या ही होगा। स्वाति इधर उधर देखती है और फ्रिज से बर्फ निकालकर बड़े चाव से खा रही होती है। तभी स्वाति का देवर नवीन स्वाति को बर्फ खाते हुए देख लेता है। अच्छा, तो यहाँ बर्फ खाई जा रही है। आपको माँ ने मना किया था ना कि बर्फ नहीं खाना। रुक जाओ, अभी माँ को बताता हूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी, ऐसा मत करना, वरना माँ जी फ्रिज बंद कर देंगी और मैं बर्फ नहीं खा पाऊंगी। ये भी सही है, अगर फ्रिज बंद रहेगा तो आप बर्फ खा ही नहीं पाओगी। और आपको इतनी ठंड में बर्फ खाने का क्या मजा आ रहा है। तुम्हें तो पता है ना मुझे आयरन की कितनी कमी है, जिसकी वजह से मुझे ये खानी पड़ती है। तुम माँ जी को कुछ मत बोलना। इस बार तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आइंदा अगर आप बर्फ खाती दिखी तो पक्का बोल दूंगा। नवीन इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही मौसम में बदलाव आते हैं और बहुत तेज गर्मी आती है। एक दिन बहुत गर्मी हो रही थी, तभी सभी गर्मी से बेहाल हो गए थे। तभी स्वाति रूह अफ़ज़ा लेकर आती है और सबको देती है। ये लीजिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीजिए और इस गर्मी को दूर कीजिए। चल बहू, ये तो बहुत अच्छा काम किया तूने कि सबके लिए कुछ ठंडा बना कर ले आई, वरना तो इतनी गर्मी में हम लोग मर ही जाते। माँ जी, अपनी बहू को ऐसी वैसी मत समझना, आपकी बहू समय देखकर सब करती है। स्वाति इतना बोलकर वहाँ से अपने लिए भी रूह अफ़ज़ा लेने चली जाती है और अपनी गिलास में बहुत सारा बर्फ डालने लगती है। ये देखकर स्वाति का पति रोहित कहता है, तुम बर्फ में रूह अफ़ज़ा डाल रही हो या रूह अफ़ज़ा में बर्फ डाल रही हो? एक ही बात हुई ना रोहित जी, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये पानी ही तो है। तुम इतना बर्फ क्यों डाल रही हो? हर चीज की लिमिट होती है भाई। इतनी गर्मी में बर्फ में क्या लिमिट रोहित जी, जब तक पेट को ठंडक नहीं मिलेगी तब तक गर्मी नहीं जाएगी। अरे पर रहने दे बेटा, इसको कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है। तूने तो इसको अभी बर्फ लेते देखा है, मैंने तो इसको ठंड में बर्फ खाते देखा है। बर्फ तो ऐसे खा रही थी जैसे कोई टॉफी खा रही हो। हाँ माँ, मैंने भी भाभी को बर्फ खाते देखा था। आम लोग तो ठंड में चाय पीते हैं और ये बर्फ खाती है। कल का कुछ होगा तो क्या करेंगे हम? आप लोग खामखा चिंता कर रहे हैं, मैं तो बचपन से ही बर्फ खा रही हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। स्वाति किसी की बात नहीं सुनती है और रूह अफ़ज़ा में बर्फ डालकर पीने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सीमा की पड़ोसन विमला नवीन के लिए रिश्ता लेकर आती है। विमला के साथ कुछ लोग भी आते हैं। तभी सीमा स्वाति के पास जाती है। बहू, जल्दी से सबके लिए मैंगो शेक बना कर ले आ। जी माँ जी। सीमा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और सभी मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है। उधर स्वाति रसोई में सबके लिए मैंगो शेक बनाकर उसमें बर्फ डालने लगती है। बर्फ को देखकर वो खुद से कहती है, बर्फ देखकर तो मन कर रहा है कि सारी की सारी बर्फ खा लूं, लेकिन बाहर मेहमान आए हैं और बर्फ भी कम है। अगर इतनी गर्मी में गर्म मैंगो शेक दिया तो माँ जी बहुत सुनाएगी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, इस बर्फ को चूस कर मैंगो शेक में मिला देती हूँ, वैसे भी किसी को क्या ही पता चलेगा। स्वाति बर्फ लेती है, थोड़ा चूस कर सारे मैंगो शेक में डाल देती है। ये सब विमला देख लेती है और चुपके से उसकी वीडियो बना लेती है। कुछ देर बाद स्वाति सबके लिए मैंगो शेक लेकर आती है और सबको देती है। तभी विमला सबको मना कर देती है। कोई भी इस मैंगो शेक को मत पीना। सीमा, तेरी बहू बहुत ही गंदी है। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और ये उन लोगों के साथ ऐसा करती है। क्या हो गया विमला, तू इतना भड़क क्यों रही है? कोई बात हो गई क्या? ये देख अपनी बहू के कारनामे। इसने बर्फ को खाकर मैंगो शेक में डाला है और अब क्या हम इसका झूठा मैंगो शेक पियेंगे? माफ कर दे, बच्ची है वो, ना समझ है थोड़ी सी। मैं अभी खुद बना कर लाती हूँ। रहने दे सीमा, अब कुछ मत कर, बस हमें यहाँ से जाने दे। हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जिसके घर में ऐसी बहू होगी उसके घर तो कोई भी लड़की शादी करके नहीं आएगी। विमला वहाँ से सभी मेहमानों को लेकर चली जाती है। सीमा और घर के सभी लोगों को स्वाति पर बहुत गुस्सा आता है। तभी सीमा स्वाति पर गुस्सा करती है। बहू, तुझे कोई लाज शर्म है या नहीं? इतने लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करवा दी तूने। आगे से कोई भी हमारे घर में नहीं आएगा। माँ, इनको कौन सा फर्क पड़ता है? इनको तो बस अपनी बर्फ दिखाई देती है। बर्फ खाने का मन किया और खा लिया। ये भी नहीं देखा कि घर में कौन मेहमान आए हुए हैं।
हाँ स्वाति, अगर तुमको बर्फ ही खाना था तो बाद में खा लेती, या फिर मैंगो शेक में बर्फ नहीं डालती। लेकिन झूठी मैंगो शेक क्यों दिया सबको? इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है बेटा, अब हमें ही इसको सबक सिखाना होगा। तुझे बहुत शौक है ना बर्फ खाने का, अब घर में फ्रिज ही नहीं रहेगा, फिर खाकर देख तू। नहीं माँ जी, आप फ्रिज को कुछ मत करना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बर्फ नहीं खाऊंगी। भाभी, अब आप कितनी बार वादे करके तोड़ने वाली हो? पहले भी 2 वादे किए थे, वो तो आपने तोड़ ही दिए। इस बार पक्का मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। सीमा स्वाति की एक नहीं सुनती और फ्रिज को उसके सामने बेच देती है और सभी मिलकर उसको बहुत सुनाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और स्वाति को बर्फ खाने की क्रेविंग होने लगती है। घर में फ्रिज ना होने की वजह से वो विमला के घर जाती है। विमला आंटी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ, तू यहाँ क्यों आई है? आज भी कुछ झूठी चीज देने आई है क्या? उस दिन के लिए मुझे माफ कर दीजिए विमला आंटी जी। आप मुझे थोड़ा सा बर्फ दे दीजिए, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। तुझको तो मैं फ्रिज का 1 गिलास पानी भी ना दूं और तू बर्फ की बात कर रही है। आगे से मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, समझी? विमला स्वाति के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और स्वाति अपने घर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और स्वाति बिना बर्फ खाए बीमार पड़ जाती है। उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तभी सीमा उसको देखती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? माँ जी, मुझे बर्फ खाना है। मेरे शरीर में आयरन की कमी है, इसलिए तो खाती हूँ, वरना मुझे क्या शौक है इस ठंडी गर्मी में भी बर्फ खाऊं। अरे तो आयरन की कमी पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है तू बर्फ खाए। तुझे मैं बर्फ खाने दूंगी, लेकिन जब तू लिमिट में खाएगी। और कल से तुझे भीगे हुए किशमिश खाना होगा, समझी? जी माँ जी, आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगी और कोशिश करूँगी कि बर्फ बिल्कुल भी ना खाऊं। हाँ, चल अब उठ जा और जाकर स्टोर रूम में फ्रिज रखा हुआ है, उसमें से बर्फ निकाल कर खा ले थोड़ा सा, समझी? तुझे सबक सिखाना था, इसीलिए ये सब नाटक किया। स्वाति सीमा से माफी मांगती है और जल्दी से जाकर बर्फ खाती है और अपनी क्रेविंग खत्म करती है और धीरे धीरे करके वो बर्फ भी खाना बंद कर देती है और उसकी तबीयत में सुधार भी आ जाता है। मंजू अपने पति रतन और बेटा अनिल के साथ बड़े से घर में रहती थी। मंजू को पूजा पाठ करना बहुत पसंद था, तो वहीं रतन को सुबह जॉगिंग करना, नए नए गाने सुनना, इंस्टा और फेसबुक चलाना बहुत पसंद था। कहने का मतलब है आज की यंग यूथ के साथ मिलजुल कर रहते थे। ऐसे ही एक दिन मंजू अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। शादी मैं कर तो सकता हूँ माँ, लेकिन वैसी लड़की मिलनी भी तो चाहिए जो हमारे घर को समझ सके। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए अच्छी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर अनिल अपने ऑफिस चला जाता है और कुछ दिनों बाद अनिल की शादी नेहा नाम की लड़की से हो जाती है और उसकी सास मंजू उसका गृह प्रवेश करते हुए नेहा से कहती है, आजा बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर को अपना ही घर समझना। जी माँ जी। मंजू के स्वागत करते ही रतन कहता है, अरे वाह, क्या बीवी लेकर आया है मेरा बेटा। बहुत गोरी चिट्टी है, एकदम आइटम लग रही है। नाम भी नेहा है, क्या झकास नाम है। जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। क्यों, क्या हो गया? कुछ भी नहीं बोल सकता क्या मैं अब? नहीं, बहू है ये आपकी। अपनी बहू से कौन ऐसे बात करता है? अपनी माँ की बात सुनकर अनिल कहता है, अरे माँ रहने दीजिए, आपको पता है ना पिताजी को मजाक करने की आदत है। अब आप ना जल्दी से ना सारी रस्में खत्म करो, मैं बहुत थक चुका हूँ। देखो बहू, तुम्हारा पति तो अभी थक गया होगा। अगर ये सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, हम तीनों मिलकर खूब बातें करेंगे। रतन की बातें सुनकर नेहा मन में सोचने लगती है, हे भगवान, पिताजी ये कैसी बात कर रहे हैं? नेहा, पिताजी के बातों पे ध्यान मत दो, वो सबके साथ ऐसे ही मजाक करते हैं। हाँ बहू, तू अपनी ससुर की बातों पर ध्यान मत दिया कर। नेहा का गृह प्रवेश भी हो जाता है। नेहा मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी। नेहा को पहले से अपने ससुर का बर्ताव कुछ अजीब लगता था, लेकिन फिर बाद में उसको अच्छा लगने लगा। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने ससुर से कहती है, अरे पिताजी आप। हाँ बहू, मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं है। पिताजी आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। रुको बहू, और ये लो, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ, गर्मा गर्म राजमा चावल। मुझे अनिल ने बताया था तुम्हें राजमा चावल बहुत पसंद है। हाँ पिताजी, मुझे बहुत पसंद है राजमा चावल। तो अब इंतजार किस चीज का कर रही हो? टूट जाओ खाने पर। लेकिन पिताजी, माँ जी के लिए। अरे चिंता मत करो,
और तुम खूब मजे से खाओ। बहुत खिलाया है जवानी में उसे, तभी तो डॉक्टर ने कम खाना खाने को कहा है। जाओ खा लो तुम पहले। ऐसे ही आए दिन रतन अपनी बहू नेहा के लिए राजमा चावल लेकर आता और नेहा बड़े मजे से उन्हें खाया करती। ऐसे ही एक दिन नेहा घर का काम कर रही होती है, तभी रतन नेहा से कहता है, बहू कहाँ है तुम्हारी सास? पिताजी, माँ जी तो पूजा करने मंदिर गई हुई हैं। कुछ काम है क्या आपको? नहीं, पर इतने सारे काम तुम अकेले कैसे करोगी? कोई मदद के लिए भी तो नहीं है ना? कोई बात नहीं पिताजी, मैं कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। लाओ झाड़ू, मैं लगाऊंगा झाड़ू। नहीं पिताजी, मैं कर लूंगी काम आराम से। आप बैठिए और पहले चाय पी लीजिए, मैंने भी नहीं पी है। क्यों नहीं पिया तुमने चाय? वो क्या है ना पिताजी, अब मुझे भी आपके साथ बैठकर चाय पीने की आदत हो चुकी है, इसलिए आपका ही इंतजार कर रही थी। ठीक है, फिर पीते हैं दोनों मिलकर चाय। रतन और नेहा दोनों चाय पीते हैं और मिलकर घर का काम करते, जैसे सब्जी, राशन, ये सब चीजें। ऐसे ही एक दिन मंजू जब मंदिर से घर लौट रही थी तो उसने अपनी पड़ोसन से कुछ औरतों को बातें करते हुए देखा। राम राम राम, क्या जमाना आ गया है। पति ऑफिस जाता है, सास मंदिर जाती है और ससुर अपनी जवान बहू के साथ छी 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 छी। हाँ सही कहा, बोलने में भी शर्म नहीं आती है। देखो ससुर को, अपनी बहू की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता है। हाँ, मैंने भी बहुत बार देखा है अपनी बहू के लिए रोज रोज राजमा चावल ले जाते हुए रतन जी को। जितनी फिक्र अपनी बहू की करते हैं ना, वो आज तक अपनी बीवी को करते हुए नहीं देखा हम लोगों ने। कलयुग है भाई साहब, कलयुग है, घोर कलयुग है। कलयुग भी ऐसा है, बहू के साथ ही आंखें चार करने में लगे हैं ससुर। भगवान माफ करे मुझे, मैं तो ये सब रोज देखती हूँ। तो क्या हुआ, दिखाते भी तो वही लोग हैं जिनको शर्म नहीं आती। देख लेना विमला बहन, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बहू ही अपनी सास की सौतन बन जाएगी। राम राम राम, बेचारी मंजू देवी, बहू ही उसकी सौतन बन जाएगी एक दिन। मंजू को अपनी पड़ोसनों की बातें सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगता। घर पर जाकर देखती है रतन और नेहा दोनों हंस हंस कर खाना बना रहे थे, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह नेहा अपनी सास को जगाने उसके कमरे में जाती है। माँ जी आज आप मंदिर नहीं जा रही? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, तुम्हें बहुत जल्दी है मुझे मंदिर भेजने की? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप रोज सुबह सुबह मंदिर चली जाती हो, इसलिए पूछा मैंने। हाँ, आज नहीं जाऊंगी मैं मंदिर। और बहू, तुझे क्या लगता है मैं अब बुढ़िया हो चुकी हूँ जो मेरी तबीयत खराब रहेगी? माँ जी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे लगा शायद आपकी तबीयत खराब है। तभी बाहर से रतन नेहा को बुलाता है और नेहा रतन के पास जाती है, तो वहीं मंजू भी अपनी बहू का पीछा करते हुए बाहर जाकर उनकी बातें सुनती है। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने रखा है तुम्हारे कमरे में। जाओ, जाकर देखो और जल्दी से तैयार हो जाओ। कैसी दिखती हो मुझे भी आकर दिखाना। ठीक है पिताजी, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, समझी, वरना लेट हो जाओगी। हाँ पिताजी, पहले मैं जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लूँ, फिर जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। और आपको भी तो अपनी ड्रेस दिखानी है। कोई जरूरत नहीं है काम करने की, घर के लोग काम कर लेंगे। पहले तुम जाओ और तैयार होकर आओ। रतन की बातें सुनकर नेहा अपने कमरे में जाकर देखती है कि एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है और उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस होता है, जिसे देखकर नेहा कॉल पर किसी से बात करती है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आज किसी को बहुत प्यार आ रहा है। क्यों भगा कर ले जाने का इरादा है क्या मुझे? सब्र नहीं हो रहा क्या जो जल्दी आने को कह रहे हो? नेहा की सास मंजू नेहा की सारी बातें खिड़की से खड़े होकर सुन लेती है और अपने पति को जाकर कहती है, सुनिए जी, बहू के साथ आप ये जो भी कर रहे हो ना, ये सब बंद कर दीजिए। कैसे बंद कर दूं? कितने दिनों बाद तो मौका मिला है। गलत बात है ये, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। अब उम्र नहीं है आपकी ये सब चीजें करने की। हट पगली, उम्र क्या देख रही है, फीलिंग देख मेरी फीलिंग। मुझे ये सब पसंद नहीं है तो यही रोक दो। ये गंदी चीजें तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? बोल क्या रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बात को साफ साफ बताओ। मंजू की आवाज सुनकर नेहा भी घबराते हुए हॉल में आती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पिताजी क्या बात हो गई? माँ जी इतनी गुस्से में क्यों हैं?
बस बहू अब नाटक बंद कर दे, बहुत हो गया तुम दोनों का। मेरे पीठ पीछे मेरी सौतन बनने का सपना देख रही है तू, और आप इसके लिए रोज राजमा चावल लेकर आते थे। राजमा चावल खिलाया जा रहा है मेरी होने वाली सौतन को। सुनो तो मेरी बात। रतन अपनी हाथों में रखे कागज को मंजू को दिखाता है। तभी मंजू रतन के हाथ से वो कागज लेकर फाड़ कर फेंक देती है और तभी घर आने लाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है घर पर? बेटा, तेरी और मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं दोनों मिलकर। माँ पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। माँ जी, आप जो भी सोच रही है ना वो गलत है, और ये ड्रेस तो आपकी बेटी ने ही मुझे दिए हैं, और हम मूवी देखने जा रहे थे। हाँ माँ, और मैंने आप दोनों के लिए मूवी की टिकट भिजवाई थी, लेकिन आपने फाड़ दी। रतन, नेहा और अनिल के समझाने के बाद मंजू को अपनी गलती का एहसास होता है और सभी पहले के जैसे मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।